हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 पाठ 3 विषय विज्ञान। ठीक है ना, विषय विज्ञान पाठ 3 धातु एवं अधातु का पार्ट 1। तो दोस्तों हम इसको 3 पार्ट में बनाएंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है। मैं राजीव कुशवाहा, सहायक अध्यापक सम्राट अशोक इंटर कॉलेज अशोकनगर। मैं आप लोगों का सम्राट अशोक इंटर कॉलेज कोरांव चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे जानते हैं कि धातु एवं अधातु। तो सबसे हम जानकारी करेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म की। ठीक है ना, इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं धातु के भौतिक गुण। नंबर 1, चमक। धातु की सतह चमकदार होती है। जो भी धातुएं होती हैं, जो उनकी सतह होती है क्या होती है, चमकदार होती है। उदाहरण के तौर देखिए, हमने देख लिया है, यहाँ पे लिया है सोना और चांदी। ठीक है ना, आप लोग देखते हैं सोना और चांदी क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। नंबर 2, कठोरता। धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। जितने भी धातुएं होती हैं वो क्या होती है, सामान्यतः कठोर अवस्था में होती है। जैसे हमने देखिए यहाँ पे लिया एग्जाम्पल के तौर पे लोहा और तांबा। ठीक है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम मुलायम होते हैं। इनको चाकू के द्वारा काटा भी जा सकता है। रूप अथवा अवस्था। कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, यानी कि रूप अवस्था, यानी कि जैसे मान लीजिए ठोस, इनके रूप क्या होता है, इनकी अवस्थाएं क्या होती हैं, यह इनके हमेशा तापमान पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे लोहा है, ये भी इसको अगर अधिक ताप दे दिया जाता है तो यह पिघलने लगता है। तांबा है, इसको भी अधिक ताप दे दिया तो यह भी पिघलने लगता है। यानी कि सब तापमान का, ये सब कमरे के तापमान पे, आप यहाँ पे रह रहे हैं, ये वहाँ के तापमान पर निर्भर करता है। लेकिन देखिए इसमें भी एक बात है, मरकरी यानी कि पारा ये एक धातु है, लेकिन यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप लोग पारा जानते होंगे, पारा भी एक धातु है, लेकिन यह क्या होती है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि हम लोग थर्मामीटर भी कहते हैं। ठीक है, अब आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब पीटने पर बढ़ने का गुण। धातुओं को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। आघात यानी कि आघात माने मारना, यानी पीटना। जब इनके ऊपर अगर चोट दिया जाता है तब यह फैलने लगते हैं। जैसे मान लीजिए फैलने का यानी कि बड़ा होने लगते हैं। जैसे लोहा है, अगर लोहे के ऊपर पीटा जाए, पीटते रहते हैं तो वो क्या होती है, बहुत बड़ी चादर बने। जैसे मान लीजिए लोहे के चादर, आप लोग घर में लोहे की टीनों लगी होंगी तो आप लोग समझ सकते हो लोहे का ही बना होता है। तन्यता। तन्यता का मतलब तानने का गुण, यानी कि बड़ा करने का गुण, तान के बड़ा करने का गुण। तो धातुओं के पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके। जैसे मान लीजिए आप लोग घर में तार लगे होंगे, बिजली के तार, वह भी एक प्रकार की धातु होती है जिसे कि तान के बड़ा किया। जैसे मान लीजिए तांबे का तार, ठीक है, एल्यूमिनियम का तार और कापर का तार, ये सब क्या होते हैं कि इनको तान करके तन्यता के रूप में बड़ा किया जा सकता है। विद्युत व उष्मा के चालक। ठीक है, चालक यानी कि जिसमें कि विद्युत उष्मा का चालन हो सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए धातु विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैं लिया है चांदी, तांबा। चांदी और तांबा में विद्युत का क्या होता है, चालन होता है, यानी कि यह इस पार से उस पार तक जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक वो है, लेकिन शीशा और पारा उष्मा के कुचालक होते हैं। शीशा भी एक प्रकार की धातु है, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि इसमें जो विद्युत का सुचालक होता है, इसमें सुचालक नहीं हो पाता है। या क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, यानी कि इसमें विद्युत इस साइड से इस साइड नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, हम बात करेंगे घनत्व की। घनत्व और गलनांक अधिक होता है। अब गलनांक यानी कि पिघलना, यानी कि अगर इनको पिघला या तो ये अगर इनको गर्म किया जाए तब ये क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। अगर सोडियम और पोटेशियम को अगर गर्म किया जाए तो यह बहुत ही कम मात्रा में गलनांक होते हैं। ध्वनिक। कठोर वस्तु धातु कठोर सतह से टकराने पर एक विशेष प्रकार की
ध्वनि उत्पन्न करे, जिसे कि हम लोग ध्वनिक कहते हैं। मान लीजिए कि लोहा है, ठीक है ना, जब लोहा जमीन पे गिरता है तो वह एक गिरता है तब एक आवाज़ करता है, गिरने के बाद फिर एक आवाज़ करता है, ये जिससे कि हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि। अगर वह धातु होगी तो क्या करेगी, आवाज़ करेगी, एक अलग प्रकार की आवाज़ हम लोग ध्वनि कहते हैं। यहाँ पे है कि ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। जितने भी धातु ऑक्साइड होती, जितने भी धातुएं होती हैं, सभी धातुएं क्या होती हैं, क्षारक प्रवृत्ति की होती हैं। जैसे मैं यहाँ देखे लिखा है MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि Mg मैग्नीशियम है और ये जैसे Mg, ठीक है ना, Mg बड़ा प्लस O, यानी कि ये हो गया मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम में जब O यानी कि ऑक्सीजन। एक चीज और समझ लीजिए कि वायु में अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, लेकिन सभी जो जितने भी गैसें होती हैं, कोई भी गैस, ठीक है ना, किसी भी धातु के साथ कार्य नहीं करती, केवल ऑक्सीजन कार्य करती है। न तो नाइट्रोजन करती है, न तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है, न तो लिथियम करती है, न तो मीथेन करती है, यानी कोई भी गैस किसी भी धातु के साथ कार्य नहीं करती। लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि सभी धातुओं के साथ कार्य करती है। जैसे Mg+O यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO, ठीक है। चलिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना, धातुओं की वायु के साथ क्रिया, यानी कि धातु अगर वायु के साथ मिलता है तो कौन सी क्रिया करता है, ठीक है ना। तो एक चीज बता दें हम आप लोगों को, पहले ही बता चुके हैं कि वायु किसी भी धातु के साथ रासायनिक क्रिया नहीं करती, ठीक है ना। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, जो अनेक प्रकार की वायु में गैसें होती हैं, कोई भी किसी भी धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, केवल ऑक्सीजन करता है। क्या, ऑक्सीजन, यानी कि O2 केवल धातु के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे आप देखिए लिखा है Cu+O2, Cu यानी कि कॉपर प्लस, ठीक है ना, कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तब यह मिल करके CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करते। यह हमारा धातु हो गया, ठीक है, और यह हमारा ऑक्सीजन हो गया। जब धातु और ऑक्सीजन मिलते हैं तब यह क्या बनाते हैं कि धातु ऑक्साइड, हमारा क्या हो गया, धातु ऑक्साइड। हम यहाँ पे एक और उदाहरण ले लेते हैं Al+O2, यानी कि Al यानी कि एल्यूमिनियम, ठीक है। जब एल्यूमिनियम हमारी एक धातु है, एल्यूमिनियम के साथ जब ऑक्सीजन मिलकर जब अब क्रिया करते हैं तब यह Al2O बनाते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से क्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रिया करती हैं, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम यह दो, ठीक है ना, ये दो प्रकार की ऐसी धातुएं हैं जो कि वायु में एक अलग प्रकार से, ठीक है ना, ये वायु में मिलते ही एक अलग प्रकार से आग पकड़ लेते हैं। इसलिए सोडियम को रोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं, ठीक है ना। इनको आग से बचने के लिए इनको रोसिन के तेल में हमेशा डुबो कर रखा जाता है। Mg यानी कि एल्यूमिनियम, ठीक है ना, और फिर इधर Al, Zn, Pq यानी कि सीसा, ठीक है ना। ये सभी धातुओं के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। अगर इन सभी धातुओं को मिलाया जाए, चार धातुओं को अगर मिलाया जाए
ये वायु के साथ बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यानी कि एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रख दिया है, इसमें अगर वायु को अगर बाहर रख दिया जाए एल्यूमिनियम को, तो क्या होता है कि ऊपर से उसके साथ एक प्रकार की परत जम जाती है। ठीक है, जैसे ये है, मान लीजिए हमारा एल्यूमिनियम है, अगर इसको रख दिया जाए वायु में, तब यह कुछ दिनों में इसमें एक प्रकार से ऊपर से वो परत जम जाती है। ठीक है, यानी कि लोहा वायु में गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करता है। अगर लोहे को आग में गर्म किया जाए तब वह अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लौह चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। लेकिन वही उसी लोहे को अगर पीस कर गर्म करने पर, अगर उसी लोहे को पीस करके गर्म करते हैं तो वो तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ आग में जलने लगता है। Cu कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। यानी कि अगर कॉपर को अगर वायु में छोड़ दिया जाता है तब उसमें एक काले रंग की परत जम जाती है। जैसे मान लीजिए हमारा कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर तो नहीं है लेकिन मार्कर है, व्हाइट बोर्ड मार्कर है। मान लीजिए ये कॉपर है, अगर इसको वायु में अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ दिनों बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें एक काले रंग की क्या होती है, परत जम जाती है। Ag और Au वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, Ag यानी कि सोना, Au यानी कि चांदी, ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोना और चांदी, ठीक है ना, सोना और चांदी, ठीक है ना, इनको चाहे जितने दिनों तक खुले आसमान में छोड़ दिया जाए, वायु के साथ रख दिया जाए, ऑक्सीजन के साथ रख दिया जाए, लेकिन यह इनमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि जो कि धातु, वह धातु जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करे और क्षारक के साथ, यानी दोनों के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में, यानी कि जो कि को एक धातु अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर ले, क्षारक के साथ भी अभिक्रिया कर ले, जब वह अभिक्रिया करे तो जो उससे प्राप्त में हमें लवण प्राप्त होना चाहिए और जल। अगर दोनों मिल करके अगर अभिक्रिया कर रहे हैं तो साथ में हमें यह मालूम होना चाहिए कि साथ में उनके साथ क्या प्राप्त हो रहा है, जल, और हमें लवण प्राप्त होना चाहिए। जैसे Al2, ठीक है ना, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब यह अभिक्रिया करते हैं तब यह AlCl यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। हमारा धातु हो गया, ठीक है ना, और ये हमारा अम्ल हो गया, ये हमारा लवण हो गया, और ये हमारा जल हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए सेकंड पोजीशन में फिर यही लिए हैं Al2 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में NaAl यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। जब यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल करके रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तब यह NaAlO2 का निर्माण करते हैं। यानी कि सोडियम एल्यूमिनियम
ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और साथ में जल का भी निर्माण करते हैं। तीसरे नंबर पे है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना। धातु प्लस जल, जब कोई भी धातु जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तब धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करती है, ठीक है ना। और सेकंड पोजीशन पे है वही साथ, जब धातु ऑक्साइड जल के साथ निर्माण करता है, मिलता है, रासायनिक अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है Na यानी कि सोडियम, ठीक है, H2O यानी कि जल। जब सोडियम और जल यह मिल करके रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तब यह NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोजन हाइड्राक्साइड का निर्माण करते हैं और साथ में जल का भी निर्माण करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे Ca यानी कि कॉपर। जब कॉपर जल के साथ मिलकर के अभिक्रिया करता है तब यह CaOH यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण करता है। Fe यानी कि लोहा जब जल के साथ मिलकर के रासायनिक अभिक्रिया करता है तब यह FeO4 यानी कि लोहा ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अलग अलग धातु जल के अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे NaKCl ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। Al यानी कि एल्यूमिनियम, Fe यानी कि जिंक जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। Mg यानी कि मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। Ca कॉपर और Mg अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं। कॉपर और मैग्नीशियम जब यह अभिक्रिया करते हैं तब यह जल की सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि उत्पादन हाइड्रोजन गैस के बुलबुले Ca व Mg की सतह पर चिपक जाते हैं। यानी कि जो पानी में, ठीक है ना, जल में जो हाइड्रोजन गैस होती है वह पानी के बुलबुलों के साथ कॉपर में और मैग्नीशियम में उनके सतह पर चिपक जाती। धातु की अम्ल के साथ क्रिया, अभी हमने यहाँ पढ़ा जल के साथ, अब हम पढ़ेंगे अम्ल के साथ, ठीक है ना। तो धातु प्लस तनु अम्ल, यानी कि तनु अम्ल का अर्थ होता है अधिक जल के साथ अम्ल का मिला होना। जब धातु और तनु अम्ल जब मिलते हैं तब यह रासायनिक क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमने लिया है Fe यानी कि लोहा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। जब यह दोनों मिल करके साथ में जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तब यह FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड का निर्माण करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। हमने यहाँ सेकंड पोजीशन पे लिया है 2Al यानी कि एल्यूमिनियम, ठीक है, और साथ में HCl यानी कि हमने यहाँ पर भी वही लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। जब यह मिलकर के रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तब यह AlCl का निर्माण करते हैं और साथ में H2 यानी कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। धातुओं की अन्य धातुओं लवणों के साथ अभिक्रिया, धातु A प्लस लवण विलयन, जब यह तीन चीजें मिलकर के रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तब यह लवण विलयन A प्लस धातु B का निर्माण करते हैं।
देखिए हमने यहाँ पे लिया है धातु में Fe यानी कि लोहा प्लस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। और जब यहाँ पर यह मिलते हैं, ठीक है, तब यह FeSO4 यानी कि आयरन सॉरी लोहा सल्फेट का निर्माण करते हैं और साथ में Cu यानी कि कॉपर का निर्माण करते हैं।